अगर आपको दिल्ली चाहिए, आपको सैलरी अच्छी चाहिए, स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पर आपको सैलरी अच्छी चाहिए और आपको दिल्ली में परमानेंट दिल्ली में चाहिए, तो DSSS भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपका SSC ग्रेड सी में 4600 नहीं लग रहा तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश, स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश पृथ्वी यूट्यूब चैनल पर। कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर अपनी एक पोस्ट डाली हुई थी कि आप अपने जो भी आपके क्वेश्चंस है स्टेनोग्राफर से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आप में से ही कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस, जो अच्छे क्वेश्चन जो मुझे लगे कि आपको बताना जरूरी है, वो क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं और आज मैं सभी को आंसर दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, होम किसी ने पूछा है, व्हाट आर द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन CBT फॉर स्टेनो फॉर गेटिंग पोस्टिंग इन दिल्ली। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है बहुत सही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली अगर आपको पोस्टिंग चाहिए, ये डिपेंड करता है कि दिल्ली के अंदर वैकेंसी कितनी है, किस डिपार्टमेंट में है। फॉर एग्जांपल, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपके मार्क्स 160 हैं, अगर दिल्ली में पोस्ट ही नहीं आई, वैकेंसी ही नहीं है, तो आपका दिल्ली में पोस्टिंग नहीं होगी, चाहे 170 ले आइए, चाहे आप टॉप कर दीजिए। ठीक है, तो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि वैकेंसी कितनी है। पहली चीज तो वैकेंसी पर वैकेंसी कितनी है, फिर उसके बाद मेरिट, आपके मार्क्स कितने हैं और अदर जो कंपेटिटर्स हैं उनके मार्क्स कितने हैं। यदि दिल्ली में मान के चलिए 10 वैकेंसीज हैं, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स आपके लाने पड़ेंगे, जितना भी कट ऑफ रहेगा, जितने भी टॉपर्स, मतलब कि आपको टॉपर्स की लिस्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी एस्पायरेंट हैं मैक्सिमम वो दिल्ली को प्रेफर करते हैं। अधिकतर जो एस्पायरेंट है SSC में वो दिल्ली को प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वहां के एरिया के या हरियाणा साइड के रहते हैं, तो उनको दिल्ली ही पसंद आती है, इसलिए वो दिल्ली को प्रेफर करते हैं। इसलिए आपके मार्क्स मैक्सिमम होना चाहिए। और आपने SC कैटेगरी के लिए पूछा है, तो अगर मैं बात करूं तो ये भी किस पर डिपेंड करता है, SC की पोस्ट कितनी है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने होने हैं। कोई भी ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि आपके 150 आएंगे तभी आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा कोई भी फिक्स्ड रूल नहीं है। तो ये कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम मार्क्स लाएं। जब भी आप प्रिपरेशन अपनी कर रहे हो, आप एग्जाम दो, तो आप मैक्सिमम मार्क्स लाएं। इसी के नीचे क्वेश्चंस भी दे, कोई OBC के बारे में पूछ रहा था, कोई जनरल के बारे में पूछ रहा था, कितने मार्क्स लाएं कि हमें दिल्ली मिल जाए। सभी के लिए सेम रिप्लाई है, वैकेंसी डिपेंड करती है कि उस स्टेट में, उस पर्टिकुलर स्टेट में कितनी वैकेंसीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है RKJ पियानो ने, SSC स्टेनोग्राफर में साइंस के कितने क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी के कितने आते हैं, केमिस्ट्री के कितने आते हैं। देखिए, ये भी कोई फिक्स नहीं है किस चैप्टर में से कितना वेटेज लिया जाता है, किस पोर्शन में से। कभी क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, मूड के ऊपर है, जो एग्जामिनर के ऊपर है, वो कैसा एग्जाम को सेट कर रहा है, उसका मन हुआ तो वो दे देगा आपको, बायोलॉजी दे देगा। लेकिन अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, बायोलॉजी के क्वेश्चंस फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज्यादा ही आते हैं। ठीक है, तो लेकिन फिक्स कुछ भी नहीं है, कितने क्वेश्चन है ऐसा कोई भी क्राइटेरिया सेटअप नहीं किया गया है SSC के किसी भी एग्जाम में। ठीक है, उनका मन हुआ, उन्होंने करंट अफेयर्स डाल दिए 15 नंबर के, नहीं हुआ मन तो 5 नंबर के करंट अफेयर्स कर दिए। तो ये आपको कोई भी क्लियर नहीं बता सकता, ये एग्जामिनर की मन की बात है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसी केसरवानी, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस बट आई लव वॉचिंग योर वीडियोस, थैंक यू सो मच, यू आर बेस्ट कंटेंट क्रिएटर, कीप ग्रोइंग लाइक दिस। थैंक यू मानसी। अगला क्वेश्चन है, वो है आर्यन वर्मा का, मैंने 2019 का स्टेनो का एग्जाम दिया था, OBC कैंडिडेट हूं मैं, मेरे 154 मार्क्स हैं, मेरा OBC सर्टिफिकेट सेंट्रल का क्रूशियल डेट के बाद बना हुआ है। देखिए, अगर आपका क्रूशियल डेट के बाद बना हुआ है, तो अभी तक मेरे संज्ञान में जितनी चीजें हैं, मैंने जो देखा है, मेरे जो मतलब कि इलाके के जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ ऐसा हुआ था कि उनको जनरल कैटेगरी कर दिया था। उनके पास अगर OBC का क्रूशियल डेट के बाद का अगर सर्टिफिकेट है, तो उनको जनरल कर दिया गया है। मतलब कि आपको OBC रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पाएगा अगर आपका क्रूशियल डेट के बाद में, तो ये चीज है। ठीक है, और इस पर वो अड़िग भी रहते हैं, आप बहस नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग ऑफिसर्स होते हैं। आपका क्रूशियल डेट के बाद में तो आपको का 154 जो आपके मार्क्स हैं, तो जनरल कैंडिडेट्स आपको कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निमेश राजपूत ने पूछा है, डाउट इफ वी पुट 2 hours पर डे इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड, देन इन हाउ मेनी मंथ्स ईयर वी कैन लर्न एंड अचीव 100 words per minute विद अ गुड एक्यूरेसी। देखिए, 1 year, ठीक है, अगर आप 2 घंटे भी दें तो 1 ईयर आपको लगना है प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ, यदि आप शॉर्ट हैंड को करते हो। और मेरे हिसाब से बढ़ाना पड़ेंगे आपको आवर्स जब आप डिक्टेशन पर आओगे। डिक्टेशन के टाइम पर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है।
तो वहां पर आपको 1 ईयर, चाहे आप हिंदी स्टेनोग्राफर हो चाहे आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर हो, अगर आप एक कॉमन व्यक्ति हो, अगर आप कॉमन मैन हो तो आपको 1 ईयर लगेगा। अगर आप असाधारण व्यक्ति हो तो आप 1 महीने में भी कर दोगे, ठीक है। क्योंकि कमेंट आते हैं बहुत से लोगों के, मैंने 1-2 महीने में ही 100 की स्पीड कर दी, तो भाई वो महान है, वो भगवान है, ठीक है। तो मैं आम इंसान के बारे में बात कर रहा हूं, आम इंसान को कितना टाइम लगेगा, आम इंसान को 1 ईयर जरूर लगेगा, ठीक है। शंकर ने पूछा है इन्हीं के नीचे 60 से 100 की स्पीड तक आने में कितना टाइम लगता है। देखिए अगर 60 का तो नहीं पता मुझे, 80 की स्पीड अगर मैं आपसे बोलूं तो 6 महीने में आ जाती है। उसके बाद आपको 3 से 4 महीने और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप 100 की स्पीड ला पाएंगे। और फिर डिसाइडिंग फैक्टर है आप कितनी ज्यादा मेहनत करते हो। अगर 100 की स्पीड, अगर आप बहुत ज्यादा मेहनती हो, बहुत ज्यादा अगर आप लेबोरियस हो, तो आपके 8 से 9 मंथ में आप 100 की स्पीड आराम से कर सकते हो, और 80 की स्पीड आप कर सकते हो 5 मंथ के अंदर, अगर आप बहुत ही ज्यादा लेबोरियस हो तो। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है सुधांशु सिंह ने, माय मार्क्स इन इंग्लिश इज गोइंग डाउन होना चाहिए। एवरी टाइम आई अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट माय मार्क्स इन इंग्लिश कीप्स रोमिंग अराउंड 70, हाउ कैन आई इंक्रीज इट। देखिए रूल्स क्लियर कीजिए, वॉकेब पर पकड़ कीजिए, और जो आपके मॉक टेस्ट में जहां पर आपकी गलती हो रही है, जिस सेक्शन में अगर आपकी वोकेबलरी में ज्यादा गलती होती है हर बार, तो उस पर फोकस कीजिए। यदि आपकी क्लोज टेस्ट पे गलतियां ज्यादा होती हैं तो आप क्लोज टेस्ट पर फोकस कीजिए, उठाइए किरण और कर डालिए 15 से 20 क्लोज टेस्ट। अगली बार जब आप करोगे ना, मार्क्स बढ़कर आएंगे, इतनी मैं गारंटी से आपसे बोल रहा हूं। अपना एनालिसिस प्रॉपर तरीके से कीजिए कि आपका किस पोर्शन में गलती हो रही है। आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं तो 30 मार्क्स कट कहां पर रहे, उन सेक्शंस को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। मॉक टेस्ट का मतलब ही यही होता है कि आपको अपना सेक्शन पता चले, किस पोर्शन में आपको परेशानी आती है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा है सुनील कुमार ने, सर इज देयर एनी चांस ऑफ एमईए पोस्ट इन एसएससी स्टेनो 2020। देखिए अभी ऑफिशियल तो ऐसा कुछ नहीं आया, मैंने आरटीआई लगाई हुई है एमईए में कि 2020 में वैकेंसी कितनी होंगी ग्रेड सी पर और ग्रेड डी पर। जब उनका रिप्लाई आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट पूछा है आशुतोष कुमार ने, प्लीज टेल अस अबाउट हिंदी टाइपिंग फॉन्ट इन एसएससी स्टेनो एग्जाम, इज इट रेमिंगटन, गेल और सीबीआई। ये मैं ऑलमोस्ट अपने स्टेनोग्राफर की हर वीडियो में आपको बताता हूं, रेमिंगटन सीबीआई, रेमिंगटन सीबीआई, रेमिंगटन सीबीआई। मेरे साथ बोलिए, रेमिंगटन सीबीआई। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स सफिशिएंट फॉर ग्रेड सी इन 2019 एग्जामिनेशन। यार अकॉर्डिंग टू मी एट लीस्ट कम से कम 165 तो होने चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज नहीं है। मैंने आपसे पहले ही बोला था वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है, कम से कम 165 मार्क्स आपके होने चाहिए, क्योंकि शायद 26 या 30 के समथिंग ही वैकेंसीज हैं ग्रेड सी में, तो मार्क्स अच्छे खासे होने चाहिए, 165 एटलीस्ट होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अगला क्वेश्चन है अर्जुन शाह ने पूछा है, सर डीवी में गजट मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में राजपत्र लगा सकते हैं, वैलिड होगा, मार्कशीट में फादर नेम स्पेलिंग गलत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है। देखिए जब भी ऐसा होता है कि अगर आपकी मार्कशीट में कोई गलती है, कोई स्पेल मिस्टेक है, एक हाथ मार्कशीट में, हर एक मार्कशीट की बात नहीं करूंगा, अगर मान के चलिए आप अपने साथ में 8 प्रकार के डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं, 8 प्रकार के मतलब कि मार्कशीट हो गई आपकी ग्रेजुएशन की सारी, ठीक है, 12th हो गया, 10th हो गया, अगर किसी मार्कशीट में या किसी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है तो आप उसको एफिडेविट बनवा के उसे करेक्ट करवा सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ठीक है, मेरी एक मार्कशीट में बिरथरे की स्पेलिंग गलत थी, तो एफिडेविट आपका लगेगा, एक में अगर गलती है तो, ठीक है, ज्यादा में नहीं, एक में गलती है तो उसको एफिडेविट के द्वारा करेक्ट मान लिया जाता है। ओके, तो परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन अमृता ने पूछा है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये, I will very grateful if you take my query, sir. I am facing problem in preparing GS current affairs. ओवरऑल मिला के उन्होंने पूछा है कि जीएस में करंट अफेयर्स में इनको प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बता देता हूं, सभी को प्रॉब्लम आती है जीएस में, करंट अफेयर्स में। तो एक ही सॉल्यूशन है उसका, आप प्रीवियस ईयर को देखिए, उनसे एनालाइज कीजिए कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो एक स्पीडी बुक आती है, और भी लोग हैं जो रेगुलर ऑनलाइन ओनली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, तो आप उनके वीडियोस को देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद भी चाहे आप कितनी भी जीकेएस पढ़ लो, जीएस एक ऐसा पोर्शन है अगर उल्टा सीधा दे दिया ना तो कोई भी नहीं कर पाएगा।
ठीक है, फिर तो राम भरोसे जाइए और तुक्के मार के आइए है ना। ये एक प्रॉपर तरीका अपनाइए अपना जीएस के लिए, ठीक है। फॉलो कीजिए स्ट्रेटजी, अजय सर ने बताया भी था, उस प्रकार से आप यूज कर सकते हो, या आपका जो भी आपका मेंटोर है जीएस का, आप उससे कांटेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश के बारे में बता सकता हूँ क्योंकि मेरी जीएस बहुत ही ज्यादा खराब रही है। सर आप अपना स्टेनो 2018 का मार्कशीट दिखाओ प्लीज। देखिए मार्कशीट तो मेरे पास नहीं है 2018 का कि मेरे मार्क्स कितने थे। हाँ, मेरा जो पोस्ट प्रेफरेंस है, जो मेरा फाइनल सिलेक्शन है, वो आपको जरूर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा नाम है, ये मेरे पोस्ट लिखी हुई है, ठीक है, CBIC ग्रेड सी में। ओके, हाई फाई स्टेनो ने पूछा है मॉक में 130 से 140 आते हैं ग्रेड अप में, ठीक है, इंप्रूव करना है ग्रेड सी के लिए, ठीक है। तो देखिए इंप्रूव करना है, सभी को इंप्रूव करना है। इंप्रूव कैसा हुआ? पढ़ाई करके, एनालाइज करके। वही सेम क्वेश्चन है ये, चाहे इंग्लिश में आपको मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं, मॉक टेस्ट में कैसे बढ़ाने। इजीली जो ग्रेड अप के मॉक टेस्ट है या टेस्ट बुक के भी आप करके देखना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, इजी है तो आराम से स्कोर आपका 150 से ऊपर जाएगा। ये सारा स्कोर डिपेंड करता है कि एग्जाम का लेवल क्या है। इंप्रूव करना है तो एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस भी पोर्शन में आप वीक हैं उस पोर्शन का एनालाइज आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन एकता रजक ने पूछा है, मुझे आपका पेड कोर्स ज्वाइन करना है। देखिए एकता जी, पेड कोर्स के बारे में आपको बता दिया है पहले ही, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंग्लिश अगर आप लोगी तो बेसिक टू एडवांस्ड और कुछ हद तक वोकेबलरी उसमें दिया हुआ है। किरण की एडवांस्ड है, यानी कि एरर, इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, आप इसको ले सकते हो। उसके लिए आपको 1000 रुपीज ओनली इतना आपको पे करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप जाके पूछ सकती हैं। आपको लिखना पड़ेगा व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर पेमेंट। यदि आपको रीजनिंग चाहिए तो रीजनिंग का 400 रुपीज है। यदि आप इंग्लिश और रीजनिंग दोनों को साथ में लेते हैं तो 1298 रुपए हैं, जिसमें आपको 100 का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब कि ओवरऑल आपकी इफेक्टिव प्राइस हो जाएगी 1298 रुपए। कंप्लीट कोर्स है, ठीक है, इंग्लिश का कंप्लीट है, उसमें आपके किरण के क्वेश्चन भी कंप्लीट है। ओके, मस्ती ने लिखा है, एक पोस्ट पर लिखा है, एक पोस्ट थी जब अभी हनुमान जन्मोत्सव था, ठीक है, तो उस पर मैंने एक पोस्ट डाला हुआ था, तुम रक्षक काऊ को डरना, ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, ऑब्वियसली मैं आस्तिक हूँ, मैं भगवान में मानता हूँ, और मेरे जो परम पूज्य हैं वो हैं हनुमान जी। तो इस पर भाई ये मस्ती ने लिखा हुआ है, सर आप टीचर होकर भी बहुत बड़े पाखंडवादी हो, साइंस की जमाने में भी आप अंधविश्वास पर यकीन करते हो, बहुत गलत बात है। और हाँ, आप अक्सर कहते हो कि मैंने इतिहास नहीं पढ़ा, तो सर थोड़ा इतिहास पढ़ लो, पाखंडवाद में जाने से रोक लेगा, धन्यवाद। पढ़ाओ पर पाखंडवाद मत दिखाओ। देखिए ये मेरी आस्था है मस्ती जी, और मेरी आस्था मेरे से कोई नहीं रोक सकता। सेकुलर कंट्री है, जिस भी धर्म में जो भी इंसान मानता है वो उसको फॉलो करेगा। तो आप कोई नहीं होते, यू आर नन टू टेल मी व्हाट आई शुड डू और नॉट, ठीक है। आप कोई नहीं होते मुझे बताने के लिए कि मैं पाखंडवाद बता रहा हूँ या मैं कुछ भी बता रहा हूँ। ये मेरे संस्कार हैं, मेरे घर के संस्कार हैं, और मैं उन्हें फॉलो करता हूँ और पढ़ाता हूँ, बिल्कुल दिल से पढ़ाता हूँ। ओके, अगला जो क्वेश्चन है ज्योति मांझी ने पूछा है, सर एज अ गुड कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर किसी का एसएससी में सी में लगी है, मतलब कि ग्रेड सी में सिलेक्शन हुआ है, तो क्या उसे DSSB की पोस्ट ज्वाइन करनी चाहिए? देखिए आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको दिल्ली चाहिए, आपको सैलरी अच्छी चाहिए, स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पर आपको सैलरी अच्छी चाहिए, और आपको दिल्ली में परमानेंट दिल्ली में चाहिए, तो DSSB एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका एसएससी ग्रेड सी में 4600 नहीं लग रहा तो। एसएससी ग्रेड सी में भी दो प्रकार की पोस्ट होती है, 4200 होती है, 4600 होती है। 4200 में आपकी जो सैलरी होती है लगभग 50,000 रुपए होती है, 4600 में आपकी लगभग सैलरी होती है 65,000 रुपए होती है। तो ये आपके ऊपर चॉइस है। अगर आप दिल्ली में रहना पसंद करते हो, आपको स्टार्टिंग से ही अगर 4600 ग्रेड पे मिले DSSB में, अगर आप कंपेयर करें उसे 4200 से, तो मेरे हिसाब से आपको DSSB लेना चाहिए। अगर मैं होता तो मैं DSSB लेता, ठीक है। और यदि आपको MA मिल रहा है एसएससी के अंदर 4600 ग्रेड सी में, या आपको इलेक्शन कमीशन मिल रहा है, या आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिल रहा है 4600 ग्रेड सी पर, तो आपको एसएससी लेना चाहिए। उसमें कोई भी दो मत वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रमोशंस अच्छे होते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा ललित कुमार ने, सर मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, क्या मेरा सिलेक्शन स्टेनो में हो पाएगा? देखिए बोलने वालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर आपको स्टेनो लिखना है, आपको बोलना नहीं है। स्टैमरिंग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती किसी प्रकार की, ठीक है। ऐसा ही ना किसी रूल बुक में
लिखा हुआ है। जब विजुअल हैंडीकैप्ड का या जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनको भी चांस देती है, तो स्टैमरिंग में मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। मुझे लगता क्या होती ही नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैमरिंग की, हकलाने की कोई भी समस्या नहीं आती, उससे जॉब का कोई लेना देना नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर अपनी तैयारी को कैरी ऑन कीजिए। ओके, सारे क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो बनाते समय अगर कोई मुझसे त्रुटि हो गई हो, कोई मैंने अगर अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।